गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने आयनों के विन्यास, चुंबकीय आघूर्ण वगैरह इन सब के बारे में बात की। हंट्स का नियम हमने सबसे पहले उस लेक्चर में पढ़ा था और वहाँ पर समांतर स्पिन और अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का एक्सप्लेनेशन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। एक हिस्सा है चैप्टर का जिस पर हमने थोड़ा सा अभी तक कम ध्यान दिया है और अब आखिरी सब टॉपिक आप कह सकते हैं उसे चैप्टर का, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 1 या 2 लेक्चर का रहेगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल इससे भी सवाल आ रहे हैं जेईई एडवांस और जेईई मेंस में। दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण आप हिंदी में लिख सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक। वैसे तो जहाँ श्रोडिंगर का नाम आता है बच्चे यूजुअली थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये बहुत टफ है, लेकिन बच्चों अगर आप इसे लिटरल सेंस में पढ़ेंगे, लर्न करने के लिए पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है ये आपको टफ लगे। बट हमारा ऑब्जेक्टिव इसको पढ़ने का केवल इतना सा है कि हम इस पर आने वाले न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आ सकता है वो सॉल्व कर पाएँ। तो इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, राइट। सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सॉल्व अ क्वेश्चन विच हैज़ कम इन द एग्जामिनेशन ऑफ IIT JEE मेंस और एडवांस बेस्ड ऑन श्रोडिंगर। उसके लिए हमारे पास बहुत छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिससे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस पर सॉल्व करने से पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हम आज बात कर रहे होंगे वो है, सबसे पहले जो शब्द आप पहले भी जानते हैं और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, नोड। डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूँ नोड क्या होते हैं। तो नोड इज़ अ पॉइंट, राइट, नाभिक के बाहर एक ऐसा बिंदु जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अत्यंत कम हो या आप कह सकते हैं शून्य हो, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड। तो द पॉइंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर उपस्थित ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो, क्या कहा जाएगा? नोड कहा जाएगा, राइट। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर 2 तरह के नोड होते हैं। एक तो होते हैं गोलीय या त्रिज्यीय नोड, और दूसरे होते हैं कोणीय नोड। अब ये 2 तरह के नोड कैसे आए और इनकी क्या मतलब है, इसके बारे में अब हमें बात करनी है और इसके लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर थोड़ी सी बात करनी होगी। आइए वो बात शुरू करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक तरह का वेव इक्वेशन है, राइट। क्योंकि आप अभी 11th में हों या कुछ 12th वाले बच्चे भी इसे देख रहे हों, तो 12th वालों ने पढ़ लिया होगा, पर 11th वालों ने अभी तक वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा। लेकिन वेव का ग्राफ इसी चैप्टर में मैंने भी आपको बताया है और फिजिक्स में भी आप लोगों ने वेव पढ़ा होगा। ऐसा एक ग्राफ होता है। साइमल्टेनियसली इस बात में मैं श्योर हूँ कि आप किसी भी क्लास के हों, आप लोगों ने मैथ्स में साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ पढ़ लिए होंगे, जो कि कुछ ऐसे होते हैं। ये पर्टिकुलरली साइन एक्स का जैसा कर्व बोला जा सकता है। तो ये एक सिंपल 1 डायमेंशनल वेव है जिसकी इक्वेशन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। टाइम वेरी करेगा तो साइन के अंदर का फंक्शन या थीटा वेरी कर रहा होगा, दैटफॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल वेरी। इस तरह की कहानी है। टाइम कांस्टेंट कर देंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और हमारी वेव का पैटर्न थोड़ा सा फिक्स होता हमें दिख रहा होगा। सो दिस इज सम एक्स एंड दिस इज सम वाई। बट द प्रॉब्लम इज कि हियर दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट इज़ नॉट ओनली 1 डायमेंशनल वेव ट्रांसमिशन और एनर्जी ट्रांसमिशन, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल, यानी तीनों दिशाओं में ऊर्जा का जब विस्थापन हो रहा हो, ट्रांसमिशन हो रहा हो, तो जो वेव इक्वेशन है दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी यहाँ पर x के साथ जब हम श्रोडिंगर लिखेंगे y भी आएगा, z भी आएगा, राइट। तीनों दिशाओं में ट्रांसमिशन हो रहा होगा। तो अब हमें जब यहाँ y आ रहा होगा तो चेंज करके हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा दैट देयर विल बी दिस साई एंड साई विल बी डिपेंडेंट ऑन 3 अलग अलग डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस, दैट इज x, y एंड z। एंड ऑब्वियसली टाइम वेरी कर रहा होगा क्योंकि वेव समय के साथ लगातार प्रोपेगेट हो रहा होता है। सो दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट। अगर मैं इसमें t कांस्टेंट लिख दूं
यानी मैंने एक फिक्स्ड टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल टाइम के साथ वेरिएबल वेव है, मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर दिया, दैट फोटो क्लिक्ड फोटो इज़ बेसिकली द पिक्चर ऑफ और दैट टाइम ट्रांसमिशन, उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रांसमिशन है, उसके लिए आप भी लिख सकते हैं। टाइम बदलेगा तो हो सकता है जैसे इस पॉइंट में मैं टाइम वेरी कर रहा हूँ, तो हो सकता है अब ये पॉइंट मैक्सिमा पर है, कुछ देर बाद ये पॉइंट मिड पॉइंट पर आए, फिर हो सकता है कुछ देर बाद ये मिनिमा पर चला जाए, मिनिमम पर चला जाए, इस तरह का इसका डिस्टर्बेंस आ सकता है, राइट। उन सबको अवॉइड करने के लिए मैंने ये कांस्टेंट कर दिया, यानी एक पॉइंट का मेरे पास एक ही तरह का डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा होगा। तो टाइम कांस्टेंट, टाइम जैसे ही मैंने कांस्टेंट किया तो साई इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ नाउ x, y and z, and that is known as time independent Schrodinger wave equation. समय से स्वतंत्र समीकरण, एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। +2 लेवल तक जिसकी बात हमें करनी है वो बात करनी है टाइम इंडिपेंडेंट की, यानी हम एक फिक्स टाइम पर ही बात कर रहे होंगे, टाइम वेरिएबल या टाइम का वेरिएशन हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। ये तो बात हो गई, ये कहाँ से आता है कहाँ नहीं, ये हम थोड़ा सा और आगे चलकर बात करेंगे। अभी मैं अपना फोकस वापस शिफ्ट करता हूँ नोड पर, गोलीय नोड या कोणीय नोड, यानी दैट इज़ द स्फेरिकल और रेडियल नोड और एंगुलर नोड की हम बात कर रहे होंगे। इस तरह से हम इस पर शिफ्ट करते हैं फोकस शिफ्ट करने के पहले मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वो शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वो शिफ्ट करने के लिए पहले मैं आपके सामने दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। सो इस तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं, सो लेट्स जस्ट से दिस इज एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो दिस इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी पॉइंट पर स्पेस में किसी भी पॉइंट को आपको डेजिग्नेट करना हो तो उसके लिए 3 पैरामीटर बता दीजिए, x, y और z, you will be able to designate or characterize that particular point. As soon as any one of these 3 parameter changes, the point changes. That's a very same story. Now there is one more story which is like this, कि we can have a coordinate system like this also. मैं इसे इस तरह से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कार्टेशियन से रिलेट करने के लिए मैं कार्टेशियन में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा ये मैंने कार्टेशियन ड्रॉ किया, अब मैं इसमें पोलर्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जब आप बात करेंगे तो हमें 3 चीज़ें यहाँ भी बतानी है। पहला, लेट्स जस्ट से दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z। तो एक तो मुझे ये डिस्टेंस बतानी है जिसे मैं r कहता हूँ, एक इसका z एक्सिस के साथ मुझे एंगल बताना है जिसे मैं थीटा कहता हूँ, एंड द लास्ट इसका मुझे xy प्लेन में कंपोनेंट ले लेना है, राइट। और जब ये कंपोनेंट का मुझे एक एंगल बता देना है जिसे मैं फाई कहता हूँ, ठीक। इस तरह से जब समझते हैं तो थोड़ा सा अलग हमें नज़र आता है। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट करके बनाया और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ लेट्स जस्ट से दिस आई विल टर्म एज x, y एंड z। ये हमारे पास है, ठीक। अब मैंने यहाँ पर एक आपके सामने मान लीजिए एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। कार्टेशियन के हिसाब से मैं इसे वेक्टर टर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकता है x, y, z हो, लेकिन मैंने इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ एंगल थीटा कहा। अब मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया। जब मैंने इसका कंपोनेंट लिया xy प्लेन में तो मुझे कुछ ये मिला ऐसा, और इसका अब मैंने एंगल ले लिया इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ फाई, तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है। तो बेसिकली दिस इज द थिंग जो हमने इसका ये लिया। अब आप देखिए मैं किसी भी पॉइंट को इनसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे? ज़रा मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, राइट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए ये मेरा एक पॉइंट है। नाउ दिस इज़ अ सर्कुलर आर्क। तो मैं इस सर्कुलर प्लेन में कोई भी पॉइंट्स बता सकता हूँ बाय गिविंग इट टू एक्सिस, एक्स और वाई। लेकिन साथ ही साथ मैं इस सर्कुलर प्लेन के कोई भी पॉइंट इस तरह से भी बता सकता हूँ, एक डिस्टेंस r और एक एंगल थीटा। जैसे थीटा 0 है तो ये इस लाइन के अलोंग पॉइंट हो गए,
ये आगे और पीछे दोनों पॉइंट हो गए। थीटा 90 डिग्री है तो इस लाइन के अलोंग हो गए, 45 डिग्री है तो हो सकता है ये लाइन के पॉइंट हो गए, 135 है तो ये हो गए, 120 वाले हो गए, 130 वाले हो गए, ये सारे पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। आर वेरी करूँगा तो सारे प्लेन के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मैंने इसको थोड़ा सा उठाया और ये एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया और इस पर मैंने इसे थोड़ा सा उठाया और ये कर दिया। नाउ दिस इज फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद दिस, एंड ये एंगल को मैंने अब नाम दे दिया फाई, राइट। और ये फाई इधर लाई कर रहा है इस तरह से। तो अब मेरे पास देखिए थीटा जैसे ही बढ़ाया, मान लीजिए मैंने थीटा कर दिया 90, यानी ये इस प्लेन से उठकर मैं इस सर्कुलर आर्क पर आ गया। फिर मैंने कर दिया थीटा 60 तो मेरे पास ये सर्कुलर आर्क आ गया, 120 देन 150, इस तरह से 30, 45, ये सारे, और मैं इन पॉइंट्स को मिला लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैथ्स का चीज़ है बच्चों, मैथ्स में आप इसे डिटेल में बात कर रहे होंगे, वहाँ एक्सप्लेनेशन भी होंगे सारे, लेकिन मुझे उतना डीप नहीं जाना है तो मैंने एक्सप्लेन तो किया है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी इसमें ट्रबल हो, तो मैं इसके लिए एक आसान तरीका भी आपको बता देता हूँ। वो तरीका क्या है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, x बराबर रिप्लेस किया, y बराबर रिप्लेसमेंट दिया, z बराबर रिप्लेसमेंट दिया r cos थीटा, x बराबर रिप्लेसमेंट दिया r sin थीटा cos फाई, और y बराबर रिप्लेसमेंट दिया r sin थीटा sin फाई, राइट। इस तरह से जहाँ फाई x एक्सिस के साथ एंगल है और थीटा z एक्सिस के साथ एंगल है। और अब अगर आप देखेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर हो गया r स्क्वायर, ठीक। इस तरह से मैंने x y z में रिप्लेसमेंट दिए और साई टाइम इंडिपेंडेंट जो कि मेरा x y z का फंक्शन था, नाउ इट हैज़ बिकम अ फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई, यानी बेसिकली मैंने वेरिएबल्स चेंज किए हैं और कुछ भी नहीं किया है। वेरिएबल जब हमने चेंज किए, राइट, तो एक खूबसूरत बात क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव क्या था वेरिएबल चेंज करने का, वो ये कि r के फंक्शन अलग हो गए और थीटा और फाई के फंक्शंस अलग हो गए, यानी ये दोनों अलग अलग हो गए। जो x y z आपस में मिक्स्ड थे, घुसे हुए थे, वो अब मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस आ गए, राइट। इस तरह से मैंने तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंगुलर कोऑर्डिनेट में जाने का वजह क्या था कि मैं ये फंक्शन को ब्रेक कर पाऊँ दो अलग अलग छोटे फंक्शंस में, ताकि मैं इसे ईजीली डील कर पाऊँ, राइट। अब जब हमने इसे ब्रेक कर लिया है, राइट, तो वेव की थ्योरी से आपको श्रोडिंगर में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो साई स्क्वायर है, दिस रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बताता है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दर्शाता है, राइट। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व ये हमें दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रायिकता घनत्व हमें ये दर्शा रहा होता है, साई स्क्वायर। इस तरह की बात। अब हमारे पास दो हिस्से हो गए, साई स्क्वायर r और साई स्क्वायर थीटा एंड फाई। साई स्क्वायर r क्या दर्शाता है और साई स्क्वायर थीटा और फाई क्या दर्शाता है, राइट। तो अब जरा देखिए, मैं एक गोला बनाकर इन चीज़ों को समराइज करता हूँ और किस तरह की बात हमारे सामने आ रही है, ये जरा देखते हैं। तो दिस इज सम स्फीयर, ये मैंने अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाए, और अब आप देखेंगे तो किसी भी पॉइंट को डेजिग्नेट करने के लिए व्हाट आई नीड इज डिस्टेंस, देन दिस एंगल एंड देन दिस एंगल, ठीक। ये हमारी कहानी हो गई। बाकी बात ये है कि अब मुझे ये पॉइंट्स दिखाने, तो मैं जब थीटा 90 कर दूंगा तो मैं इस पॉइंट आ जाएंगे, थीटा 0 कर दूंगा तो ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, अलग अलग पॉइंट। साई स्क्वायर r, राइट, साई स्क्वायर r क्या दिखाता है, तो किसी भी कोण पर थीटा और फाई के किसी भी मान के लिए, थीटा और फाई के किसी भी मान के लिए r के किसी मान पर, राइट, r के किसी निश्चित मान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता थीटा एवं फाई के
किसी भी मान के लिए दिए गए r पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहने का मतलब है थीटा और फाई क्या निर्धारित कर रहे हैं, दिशा निर्धारित कर रहे हैं कि किधर होगा। तो किसी भी दिशा में r के दिए गए मान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, राइट। अब इसे बात करें तो r के किसी भी मान पर थीटा और फाई क्या बता रहे हैं, दिशा। किसी निश्चित दिशा या किसी दी गई दिशा से मतलब थीटा एंड फाई गिवन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व, इलेक्ट्रॉन की मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है साई स्क्वायर आर, किसी भी दिशा में एक दी गई दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, और साई स्क्वायर थीटा फाई होता है किसी भी दूरी पर एक दी गई दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। ये मतलब याद रखिएगा अच्छे से, साई स्क्वायर आर मतलब किसी भी दिशा में दी गई दूरी पर, दिशा कुछ भी हो सकती है, कोण कुछ भी हो सकता है, दूरी पता होनी चाहिए, दी गई दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। और थीटा साई स्क्वायर थीटा इन फाई क्या होता है, किसी भी दूरी पर दी गई दिशा में किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व, ये दोनों ये रिप्रेजेंट करते हैं। और हम वेव की प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि नोड, तो जब त्रिज्यीय नोड क्या होगा, जहां साई स्क्वायर आर 0 हो जाएगा, और कोणीय नोड क्या होगा, जहां साई स्क्वायर थीटा फाई 0 हो जाएगा। तो ये नोड की कंडीशन आ गई अब हमारे पास। तो गोलीय नोड क्या है, किसी भी दिशा में वह दूरी नाभिक से, आर मतलब नाभिक से दूरी, किसी भी दिशा में जाने पर एक निश्चित दूरी या वह दूरी जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व 0 हो, गोलीय नोड कहलाएगा। और अगर इनकी बात करें तो ये हमेशा एक स्फेरिकल शेप में होंगे, क्योंकि दूरी फिक्स रखनी है आर, राइट। कोण कुछ भी हो सकता है, तो कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी फिक्स है। सो दिस विल बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये इसीलिए इसका नाम गोलीय नोड है। त्रिज्यीय नोड क्योंकि त्रिज्या में चल रहे हैं, त्रिज्या को मान है, इसलिए कोणीय नोड क्योंकि कोण है। यहाँ पर जब इनकी बात करेंगे तो इनका कैसा होगा, तो इनके लिए जब हम बात कर रहे होंगे तो दिस विल बी एक्स वाई एंड देन जेड, ये कहानी होगी हमारे पास। अब इस x, y और z की जब हम बात करेंगे तो यहाँ दूरी कुछ भी हो सकती है, दिशा निश्चित होगी, राइट। सो दिस विल बी थीटा नॉट एंड दिस विल बी अ फाई नॉट, बट द डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग, ईदर इट विल बी दिस शॉर्ट और दिस लॉन्ग और दिस कैन बी एनीथिंग, राइट। तो इस तरह की बात हमारे पास होगी। तो कोणीय नोड में दूरी कुछ भी हो सकती है, त्रिज्यीय नोड में कोण एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये इस तरह का होगा। तो नोड क्या है और दो तरह के नोड क्यों हैं, वो इस वजह से हैं, कारण आपको समझ में आना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी को छोटे में समझें तो हमें ये पता होना चाहिए, नोड वह बिंदु जहाँ साई स्क्वायर 0 है। मैथमेटिकली साई स्क्वायर के दो हिस्से हैं, साई आर एंड साई थीटा एंड फाई। तो जहाँ साई स्क्वायर आर 0 है वो रेडियल या स्फेरिकल नोड, जहाँ साई स्क्वायर थीटा फाई 0 है वो एंगुलर नोड या कोणीय नोड। ये कहानी हो गई, दिस इज अ कंडीशन, राइट। ये केवल कंडीशन है कि नोड कब होगा या कौन सा नोड कब होगा। अब इनकी संख्या कितनी होगी उस बारे में हम बात करें तो अब ये श्रोडिंगर वाला पार्ट हम एक तरफ रखते हैं और इनके मैथमेटिकल संख्या पर जाते हैं। एक उपकोष के लिए कोणीय नोडों की संख्या, या पहले हम कोष के लिए, एक कोष के लिए
कुल नोड की संख्या एक उपकोष के लिए कुल नोडों की संख्या बराबर n-1 होती है। कितनी होती है? n-। अब कुल में कोणीय कितने होते हैं? तो कोणीय नोड की संख्या ये होती है l। l आप जानते हैं अजीमुथल क्वांटम संख्या, राइट, द्विवंशी क्वांटम संख्या। गोलीय नोड कितने होते हैं? तो गोलीय नोड की संख्या ये होती है आपके पास n-l-1। टोटल करेंगे तो वो n-1 आ जाता है। ये संख्या हमें याद रखनी, कहाँ से आया ये बच्चों जब श्रोडिंगर के बारे में और बात करेंगे तो हमें ये संख्या कहाँ से आई ये भी पता लगेगा। अभी हम इंटरेस्टेड केवल संख्या में हैं। ठीक, मान लीजिए मैंने कहा पहला उपकोष 1s, कुल कितने हैं? ठीक, गोलीय कितने हैं? कोणीय कितने हैं? ये हमारी कहानी होगी। अब 1s, तो कुल कितने हैं? n-1। तो कुल का फॉर्मूला है n-1 यानी 1 - 1 0। अब ये 0 है तो ये सब भी 0 0 हो गए। नेक्स्ट मैंने लिखा 2s, तो 2 - 1 1। s है तो ये बराबर l होता है तो ये 0, तो ये 1 हो गया। 3s, तो टोटल हो गए 2, 3 - 1। s है तो l फिर से 0, तो ये हो गए 2। नेक्स्ट 4s की बात करें, 4 - 1 3, s है तो l 0 यानी 0 एंड ये हो गए 3, सो ऑन। आप देखिए सभी s में, किसी भी s में कोणीय नोड 0 आते हैं। अब बात करें p की, सबसे पहला p लिखा 2p, अगेन इट इज 2p, 2 - 1 टोटल विल बी 1। As it is p, so for p l is equals to 1, therefore 1 will be angular। अगर एंगुलर 1 है, टोटल 1 है, तो स्फेरिकल शुड बी 0, राइट। 3p की बात करें, 3p में n 3 है, कुल नोड होंगे 3 - 1 2। p है, चूंकि p है, p उपकोष है, द्विवंशी क्वांटम संख्या होगी l1, तो 1 हो गया कोणीय, कुल होने 2, इसलिए गोलीय नोड हो जाएंगे 1। 4p की बात करें, 4p का n है 4, 4 - 1 कुल हो गए 3, p है l1 यानी कोणीय हो गए 1 और गोलीय नोड हो जाएंगे 2। इस तरह से ये p की कहानी हो गई। आइए बात करें d के लिए, तो d में सबसे पहले 3d। अब ध्यान से देखिए, अगर ये d है, इसका n 3 है, तो टोटल हो गए 3 - 1 2। d है, l का वैल्यू 2 होगा तो 2 कोणीय हो गए और गोलीय 0 हो गए। 4d में चलें तो 4d में टोटल 4 - n 4 है, तो टोटल हो गए 4 - 1 3। d है तो l 2 होगा यानी कोणीय हो गए 2 और गोलीय बच गए 1। इस तरह की हमारी कहानी है। तो कोणीय नोड की संख्या तो हमें द्विवंशी क्वांटम से मिलती है और इस तरह की ये तो संख्या आ गई। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपको पहले देकर आ चुका हूँ जब हमने एक बार पहले कक्षकों के चित्र बनाए थे। आज हम आपको गोलीय नोड रिप्रेजेंट करना सिखा रहे होंगे, राइट। सबसे पहले तो आपको संख्या निकालना आना चाहिए, फिर रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट स्फेरिकल यानी त्रिज्यीय या गोलीय नोडों को चित्र में, ऑर्बिटल के चित्र में कैसे दर्शाएंगे ये हमें सीखना है, राइट। तो संख्या बच्चों अगर हमें याद है तो हम अलग अलग चित्र बनाकर नोट दिखाते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले S में दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। तो S क्या है, ये मैंने आपका बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं।
ठीक। अब हमने एक्स एस बनाना चाहा, तो जब हम एस बना रहे होते हैं तो मैंने जो पहले चित्र बनाया था वो कुछ ऐसा था कि आपको पता है कि एक एक्सिस, ये मेरा एक सर्कल हो गया और ये मेरा एस हो गया। हमने एक ऐसा एस बनाया था और हमने कहा था कि जैसे जैसे आप दूर जाओ वैसे वैसे डेंसिटी इसकी घटाते जाओ। पास में रहो तो डेंसिटी बढ़ाते जाओ। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप इसकी डेंसिटी की बात कर सकते हैं। बीच में ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। ये कोई भी नोड नहीं है 1s में, तो ये क्या हो गया 1s। अब मुझे 2s में नोड दिखाना है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये मैंने नोड दिखाने की बात मैं कह रहा हूँ। ये जहाँ भी मैं शेड कर रहा हूँ, ये यहाँ पर कहीं पर भी साई स्क्वायर r 0 नहीं है। न्यूक्लियस के बिल्कुल पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर डेंस होगा। आपको इसे अच्छे से शेड करना चाहिए। दूर जाते गए तो डेंसिटी थोड़ा कम होता गया। फाइनली फिर मैंने एक डिस्टेंस r पर एक स्फेरिकल शेल बना दिया ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r0 पर। सो दिस r0 इज़ अ नोड और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है। सो दिस इज एक नोड दिख रहा है तो ये बोला जाएगा 2s। अब मुझे अगर 3s बनाना होगा तो वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। तो ये बच्चों हो गया 3s, ये पहला नोड r1 और ये R2 पर दूसरा नोड, और इन दोनों के बाहर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए 1s में कोई नोड नहीं है। मैं अभी केवल गोलीय नोड दिखा रहा हूँ आपको, कोणीय हम पहले s में वैसे भी कोणीय नहीं होना। दिस इज़ 1s, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा। 2s में ये एक नोड आ गया। 3s में 2 नोड हैं तो ये मैंने 2 नोड। 4s अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे 3 नोड यानी ऐसे 3 स्फेयर्स या 3 सर्कल आपको दिखाने पड़ेंगे। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। ये तो हो गए s में नोड। s में मैंने नोड दिखा दी, कोणीय होते नहीं, गोलीय मैंने आपको नोड दिखाया। अब हम बात करते हैं p में। p में कितने नोड होंगे, तो अलग अलग p में अलग अलग गोलीय नोड हैं और एंगुलर नोड सब में एक है। ठीक बच्चों, अगर s समझ में आ गया तो हम रब करके p पर चलते हैं। अब जब हम p पर जा रहे हैं तो p में मैं केवल अभी px ले रहा हूँ। अलग अलग ओरिएंटेशन लेने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, मैं केवल px ले रहा हूँ। सो दिस इज x एक्सिस, राइट। ये मैं मान लीजिए मेरा ओरिजिन है और ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको पहले तो इसमें p में क्योंकि एक कोणीय नोड होना है वो बात कर देता हूँ। x तो जो कोणीय नोड होना है वो आपका yz प्लेन होना है। ये yz प्लेन जो ऐसे कट कर रहा है दैट इज़ द एंगुलर नोड, कोणीय नोड वो है p में। अब अगर यहाँ पर मैंने एक भी नोड नहीं दिखाया है तो ये हो गया 2p। 2p में एक भी गोलीय नोड नहीं है, एक एंगुलर जो आपको मैंने ऊपर दिखाई दिया। अब हम बात कर रहे हैं 3p की, हम ड्रॉ करना चाहते हैं 3p। तो 3p में देखिए कैसे हमारा नोड आएगा। दिस विल बी द न्यूक्लियस, जहाँ दोनों लूप्स हमारे एक दूसरे में मिल रहे होंगे। कोशिश करिए हमारी लूप्स की साइज मेंटेन रहे। नेक्स्ट, अब इस डिस्टेंस पर मैं थोड़ा सा ये फील आया इसलिए इसे थोड़ी सी डिस्टेंस देकर बना रहा हूँ या थोड़ी सी मोटाई से दे रहा हूँ। ये दिस विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r, राइट। डिस्टेंस r पर एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ से यही डिस्टेंस r मैं इधर भी ले सकता हूँ, तो ये इसका मतलब ये यहाँ तक है,
ये डिस्टेंस r में इधर लूँगा तो इसका मतलब ये यहाँ तक है, ठीक। तो डिस्टेंस r होनी चाहिए हमारी, ये हमारा क्या हो गया, राइट। एक इकलौता 3p का रेडियल नोड हो गया। क्या हो गया ये 3p का नोड, ये डिस्टेंस। इन सबको जोड़ा जा सकता है और ये बनाया जा सकता है, स्फीयर हमारा एक बनेगा इस सबको जोड़ने पर। r डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक। ये इकलौता 3p का रेडियल नोड हो गया। 4p में आपको पता है 2 होंगे, तो 2 कैसे होंगे जरा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा छोटा चित्र बनाऊंगा इसका। ये पहला हो गया, नाउ दिस वन इज सेकेंड। और अगर आप इन्हें इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो ये पूरा एक स्फीयर बना रहे होंगे। सो ये न्यूक्लियस हो गया, 4p है, दिस इज द फर्स्ट रेडियल एंड ये येलो वाला सेकेंड रेडियल। 2 गोलीय नोड आ रहे हैं 4p में। इस तरह का चित्र आपको देखना है। अब मैं आपके सामने एक उल्टा सवाल रखता हूँ। कैसा? मैंने एक डायग्राम बनाया, ये जो मैंने डॉटेड सर्कल बने मैंने इन्हें डार्क कर दे रहा हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये पी एक्स है। आपको बताना है ये पी एक्स कौन सा है, एन आपको बताना है। अब कैसे बताएंगे एन? तो सवाल कैसे करना, आपको पता है किसी पी में रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस एल माइनस 1, किसी भी में रेडियल नोड इतने होंगे। ये कितने दिख रहे हैं हमें? तो ये हमें दिख रहे हैं 3। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, दोनों तरफ के नहीं गिनना है, एक ही तरफ के गिनो। कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये 3 है। n माइनस पी के लिए L1 होता है, सो दिस शुड बी 5। 5p में हमारे पास 3 रेडियल नोड दिखेंगे। तो देखो 4p में 2 दिख रहे हैं, एक और आगे बढ़ेंगे तो 5p में हमें 3 रेडियल नोड नज़र आ रहे होंगे। ऐसी ही डायग्राम हम d के लिए भी बना सकते हैं, d की भी बात कर सकते हैं, राइट। और d में भी अलग अलग कहानी होगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियल नोड इन ऑर्बिटल डायग्राम्स। किसमें? ऑर्बिटल डायग्राम में रेडियल नोड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता क्या है? तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई, ये बराबर 0 होता है। दैट्स इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होता है? साई का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष, साई का फिर आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, और साई का आंशिक अवकलन z के सापेक्ष, प्लस ये हमारे पास साई हो गया। इस तरह की बात हम लोग इक्वेशन है। अब इक्वेशन को सॉल्व तो आज तक कोई कर नहीं पाया है, तो हम भी सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमें इसके इंटरप्रिटेशन, इसके क्या क्या मतलब है वो हमें सीखना है। अब पिछले लेक्चर की मैं बात करूँ तो हमने साई x, y, z को साई r और साई थीटा फाई में ब्रेक कर लिया था, 2 पार्ट कर दिए थे। इसे कहते हैं गोलीय या त्रिज्यीय भाग, और इसे कहते हैं आपका कोणीय भाग। सबसे पहले हम त्रिज्यीय भाग के बारे में बात कर रहे होंगे और फिर बाद में हम कोणीय भाग के बारे में बात करेंगे, राइट। कोणीय भाग के बारे में बात हम अभी 11th में नहीं कर रहे होंगे, 12th में जब हम इसे रिपीट कर रहे होंगे तो कोणीय भाग के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक। रेडियल पार्ट, त्रिज्यीय भाग के बारे में आज हम अभी बात कर रहे हैं। और जब हमें बात करनी है तो हम
ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के पहले मैं आपको ये कह दूं, साई आर क्या बताता है? नाभिक से आर दूरी पर, नाभिक से आर दूरी पर इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन या इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन का रेडियल भाग, रेडियल यानी त्रिज्यीय पार्ट, ठीक, पूरा तरंग फलन नहीं है, केवल क्या है? त्रिज्यीय भाग है। अब बात करें साई स्क्वायर आर की, तो साई स्क्वायर आर क्या बताता है? किसी भी दिशा में, ये मैंने कल भी आपको बोला था, किसी भी दिशा में नाभिक से आर दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व, ठीक। अब फिर हमने एक चीज और लिखी, क्या? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर इंटू डी आर। ये है किसी भी दिशा में नाभिक से आर दूरी पर डी आर मोटाई के गोलाकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता वितरण। अब पहले तो हम इसे समझते हैं, फिर इनके सबके ग्राफ बनाएंगे हम आर के साथ। किसके साथ? आर के साथ। तो ये क्या है, इसे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, ये y है और ये z है। नाभिक से किसी r दूरी की बात हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये नाभिक से कोई r दूरी हो गई, ठीक। अब इस r दूरी पर हमने एक गोला बना दिया और इस गोले के बाहर हमने एक dr मोटाई का एक और गोला हमने बना दिया इस तरह से। तो ये दूरी तो है r और फिर r पर जाकर ये थिकनेस है आपकी dr। तो ध्यान से सुनना, किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व किसी भी दूरी पर, इस पूरे डॉटेड गोले पर किसी भी कोण में जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, इस दूरी पर किसी एक बिंदु पर, राइट, साई स्क्वायर आर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रायिकता घनत्व। अब अगर मैं इसे इस आयतन से गुणा कर दूं, तो वो जो घनत्व है वो बोला जाएगा प्रायिकता वितरण। क्या बोला जाएगा? प्रायिकता वितरण। इस गोले का आयतन कितना होगा, राइट। तो हमने क्या कर दिया, साई स्क्वायर आर। अब हमें आयतन की बात करनी थी, तो आयतन हमने लिख दिया साई स्क्वायर आर इंटू डी वी। ये हो गया प्रायिकता वितरण। अब साई स्क्वायर आर इंटू डी वी, तो डी वी कैसे लिखेंगे? तो इस पूरे आयतन का 4 पाई आर क्यूब का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो साई स्क्वायर आर, ठीक, डी वी तो 4/3 पाई आर क्यूब और डी ऑफ आर क्यूब, तो ये कितना हो गया 4 साई स्क्वायर आर 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन 3r स्क्वायर और डी आर बच गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल और हमें ये आयतन मिल गया। तो बेसिकली ये वितरण इस तरह से आ रहा है। ये हमारा इस पूरे जो मैंने गोला बनाया हुआ है इसमें अंतर या इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का वितरण दर्शा रहा है। ये नीले और सफ़ेद गोले के बीच का आयतन
गोला है ये, ऐसे वृत्त या सर्कल ना समझे, स्फेयर है ये, उसमें ये पूरा प्रायिकता वितरण दिखा रहा है। तो इस गोले के किसी एक बिंदु पर तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, उसे प्रायिकता घनत्व बोलेंगे, और इस पूरे गोले में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता को हम क्या बोलेंगे, प्रायिकता वितरण बोल रहे होंगे। हमें साई का, साई स्क्वायर का और इस वितरण का, तीनों का ग्राफ बनाना है। किसके साथ? आर के साथ। किसके साथ ग्राफ बनाना है? आर के साथ। ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है कि या तो हमें साई आर पता हो अच्छे से, उसका हम आर में वेरिएशन देखें और ग्राफ बना दें। कैसे? जैसे हम बराबर लिखते हैं y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a पॉजिटिव होता है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कभी कभी टच भी कर रहा होता है ये। तो हमें ये फलन पता था तो y और x के बीच हमने ग्राफ बना दिया, परंतु हमें यहाँ फलन तो पता है लेकिन हम डिटेल में नहीं लिख पा रहे हैं। इसका मतलब हम फलन देखकर तो ग्राफ नहीं बना सकते, हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या है? तो जुगाड़ ये है कि हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लिए जो हमेशा सत्य हैं, उनको लेकर ग्राफ बना दिए। फलन हमें पता हो या नहीं हो, हम ग्राफ जरूर याद रख लेंगे। तो आइए देखें वो कौन से कॉमन पॉइंट है जिन पर आधारित हम ये ग्राफ बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ग्राफ बना रहे हैं साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर क्या है, नाभिक से दूरी, और साई स्क्वायर आर क्या है, प्रायिकता घनत्व। ठीक, अब जरा हम आगे बात करते हैं। ठीक, तो साई स्क्वायर आर प्रायिकता घनत्व बताता है, राइट। अब हम बात करें सबसे पहले साई स्क्वायर आर टेंड्स टू 0, प्रायिकता घनत्व 0 हो जाता है जब आर अनंत हो जाता है सभी उपकोशों के लिए। कोई भी उपकोश हो, चाहे एस हो चाहे पी हो, राइट, सबके लिए ही क्या होता है, साई स्क्वायर आर, आर टेंडिंग अनंत पर 0 को अप्रोच करने लगता है। पहले कॉमन बात। दूसरी बात, साई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 0 एट आर इज इक्वल्स टू 0 फॉर कौन कौन से उपकोश के लिए? फॉर पी डी एफ इत्यादि। परंतु साई स्क्वायर आर इज नॉट इक्वल टू 0, rather साई स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन 0 एट आर इज इक्वल्स टू 0 फॉर एस उपकोश। एस उपकोश के लिए साई स्क्वायर आर का वैल्यू आर बराबर 0, आर बराबर 0 यानी नाभिक पर क्या होगा, धनात्मक होगा, 0 नहीं होगा। बाकी अन्य के लिए क्या होगा, 0 होगा। ये एक काम की चीज हमें मिली। दूसरी बात, साई स्क्वायर आर विल बी इक्वल्स टू 0 सभी त्रिज्यीय या गोलीय बोले आप उन्हें, सभी त्रिज्यीय या गोलीय नोडों पर, यानी जितने भी त्रिज्यीय नोड होंगे, जितने भी गोलीय नोड होंगे उन पर 0 होगा, राइट। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात, आर बराबर 0 को गोलीय नोड नहीं माना जाता है। ध्यान से देखो, आर बराबर 0 पर भी साई 0 है, लेकिन इसे हम गोलीय नोड नहीं मानते हैं। साई स्क्वायर आर जितने भी सभी त्रिज्यीय या गोलीय नोडों पर 0 होंगे, यानी कितनी बार 0 होगा, आर बराबर 0 से अनंत के बीच जितने वहां पर गोलीय नोड होंगे। एक और सबसे काम की बात, दो क्रमागत गोलीय नोडों के मध्य साई स्क्वायर आर उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मैक्सिमा। कहाँ? दो क्रमागत गोलीय नोडों के मध्य, यानी दो कंसेक्यूटिव नोड जब आएंगे तो उनके मध्य क्या दर्शाता है? उच्चिष्ट दर्शाता है। अब आइए इनको लेकर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। किसका? साई स्क्वायर आर का आर के सापेक्ष। तो जब हम साई स्क्वायर आर का आर के सापेक्ष ग्राफ बना रहे हैं तो अलग अलग उपकोशों के लिए बनाएंगे। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले 1s के लिए बना रहा हूँ। अब आपको गोलीय नोडों की संख्या याद है,
तो 1s के लिए गोलीय नोड कितने 1 माइनस 0 माइनस 1, L 0 होता है तो ये कितने होंगे 0। ठीक, S के लिए R बराबर 0 पर 0 नहीं होगा जबकि पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया। साई स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो ये y एक्सिस पर साई स्क्वायर R और x एक्सिस पर R। अब जरा ध्यान से देखिए, R बराबर 0 पर क्या वैल्यू होनी है, S है तो R बराबर 0 पर क्या वैल्यू होनी है पॉजिटिव, और R टेंडिंग अनंत पर क्या वैल्यू होनी है लगभग 0, राइट। स्ट्रेट लाइन होना नहीं है तो, और कहीं बीच में 0 नहीं होना क्योंकि रेडियल नोड 0 है, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा किसका, ये ग्राफ किसके लिए हुआ 1s के लिए, पॉजिटिव से शुरू हुआ लगातार घटता रहा। किसका ग्राफ है साई स्क्वायर R वर्सेस R का। अब हम बात करें 2s की, तो 2s की जब हम बात कर रहे हैं तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है तो n माइनस एल, s के लिए L0 माइनस 1 बराबर 1, एक रेडियल नोड हो गया। ठीक, s है तो फिर से ऐसा ही नेचर शो होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया, ये हमारा साई स्क्वायर R और ये वर्सेस R, किसके लिए बना रहे हैं 2s के लिए। एक रेडियल नोड है, s है तो ऊपर से शुरू होगा और ख़त्म इधर कहीं होगा, और एक रेडियल नोड है तो कैसा ग्राफ आएगा A और इस तरह से। अब इसमें हमें एक चीज़, ये उच्चिष्ट ऊंचा होगा कि ये उच्चिष्ट ऊंचा होगा, तो यहाँ बच्चों हम एक पॉइंट और लिखेंगे जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है, R का मान बढ़ने पर साई स्क्वायर R के उच्चिष्टों का मान घटता जाता है। क्यों, क्योंकि प्रायिकता है नाभिक से दूर जाने पर कम होती जाएगी, इसलिए ऐसा ग्राफ। अब बात करें बच्चों हम 3s की, तो 3s की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 3s में रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड हो जाएंगे 3 माइनस 0 माइनस 1 कितने 2। ग्राफ बनाया हम लोगों ने, क्या ग्राफ आया, 3s का ग्राफ बना रहे हैं, y एक्सिस पर साई स्क्वायर R, x एक्सिस पर R, s है पॉजिटिव से शुरू होना है, राइट, इनफाइनाइट में 0 के लगभग अप्रोच करना है, और 2 रेडियल नोड है यानी बीच में 2 बार 0 होना है, तो ये हो गया हमारा 2 बार 0, एक ये उच्चिष्ट थोड़ा नीचे आया 2, ये एक और उच्चिष्ट उससे नीचे, और ये ख़त्म हो गया, और इस तरह से हम पहुंच गए इनफाइनाइट पर। ये हमारा इधर R बढ़ रहा है, ये हो गया 3s का। अब मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं और बताइएगा वो किसका हो सकता है, s का ग्राफ है। और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ से शुरू होता है, s का है तो पॉजिटिव से, प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। ये हमारे पास है ग्राफ। अब आपको बताना ये कौन से s का ग्राफ हो सकता है, 4s, 5s, 6s, 7s। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो कंफर्म करें कि क्या ये s का ही है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये s का है। ठीक, अब कितनी बार 0 हो रहा है, 1 2 3 4 बार 0, यानी रेडियल नोड कितने हैं 4 है, तो हम लिखेंगे रेडियल नोड बराबर s का है, राइट, n हमें नहीं पता तो n माइनस एस L0 माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब ये किसका ग्राफ हो गया 5s का। ठीक, इस तरह से हम अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। ये तो बात हुई बच्चों साई स्क्वायर R वर्सेस R, और अभी तक केवल किसके बनाए मैंने s के, अभी P D F के हमने ग्राफ नहीं बनाए। आइए अब उनकी बात करते हैं। तो इसका क्लियर है हम लोगों को, तो आगे हम चलेंगे P और D और F के ग्राफ पर। अब हम बात कर रहे हैं P उपकोष के लिए अलग अलग ग्राफ। तो सबसे पहला P आ गया 2P, रेडियल नोड कितने हो गए 2P में रेडियल नोड, तो 2 माइनस 1 बराबर
0, कितने रेडियल नोड हो गए 0, P है, राइट। हमें ग्राफ बनाना है साई स्क्वायर R वर्सेस R के बीच P। अब देखें तो P R बराबर 0 पर क्या होता है 0, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही है, यानी यहाँ से शुरू होना है और इधर इनफाइनाइट में 0 को अप्रोच करते हुए ख़त्म होना है। नोड कितने हैं, एक भी नहीं है, इसका मतलब जाएगा, उच्चिष्ट बनाएगा और सीधा 0 हो जाएगा। ये 2P का ग्राफ हो गया, ठीक। अब बात करें 3P की, तो 3P में कितने रेडियल नोड, तो n बराबर 3, l बराबर 1 माइनस 1, यानी एक रेडियल नोड। P का है तो 0 से शुरू होना है, राइट, और 0 पर ही ख़त्म होना है, लेकिन नोड कितना है एक, तो बीच में एक बार और 0 होना है, तो यह आया एक नोड और ये दूसरी बार में 0। ये हो गया हमारा साई स्क्वायर R वर्सेस R। अब हम कोई और भी ग्राफ बना सकते हैं, राइट। P के लिए एक और उदाहरण लेने से पहले अब मैं बात करता हूँ D की। तो सबसे पहले मैंने बनाया 3D का, राइट। जब मैं 3D का बनाने जा रहा हूँ तो रेडियल नोड कितने होंगे 3D के, ज़रा ध्यान से देखो, 3 माइनस D के लिए L2 माइनस 1 कितने 0। D भी वहीं से शुरू होगा 0 से और ख़त्म भी 0 पर ही होना है, नोड भी एक भी नहीं है, तो ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा ही आएगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, इन दोनों का उच्चिष्ट अलग अलग जगह आ रहा होगा, राइट। नेचर में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, बाकी ग्राफ का एक जैसा ही दिख रहा होगा, यानी हम क्वालिटी वाइज देखें तो 2P और 3D का ग्राफ हमें एक जैसा ही नज़र आएगा, ठीक। आगे बात करें 4D का, तो 4D में रेडियल नोड कितने, तो रेडियल नोड हो गए 4D में 4 माइनस 2 माइनस 1 1, इसका मतलब इसमें भी एक रेडियल नोड, तो ग्राफ ऊपर जैसा ही आना चाहिए, यस ऊपर जैसा ही आएगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा मैक्सिमास वगैरह में, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो आप देखें तो P और D में कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिल रही हैं, यानी जब भी इनके ग्राफ आएंगे हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ, वो देखिए और बताइएगा कौन सा कक्षक इसमें हो सकता है। ध्यान से देना, ये ऊंचाइयां घटती जानी हैं मैक्सिमास के, इसमें भी मैंने यही बनाया था, यहाँ भी मैंने वही बना रखा है। अब देखिए कौन कौन हो सकता है, राइट। तो कौन कौन हो सकता है इसकी जानकारी हम लोग लें, मैंने ऑप्शन लिख दिया। ऑप्शन ए है ये हो गया 5P, ऑप्शन बी हो गया आपका 4S, ठीक, और ऑप्शन सी हो गया आपका 6D, ऑप्शन डी हो गया आपका 7F। सही ऑप्शन चुनना है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले देखना है कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से या पॉजिटिव से, तो हमें दिखा कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, इसका मतलब S नहीं हो सकता, ये उड़ा दो, ये गलत है। अब बात करें कितने रेडियल नोड हैं, तो नोड कितने हैं 1 2 3, 3 रेडियल नोड हैं। 3 रेडियल नोड का मतलब n माइनस एल माइनस 1 बराबर 3, तो n माइनस एल बराबर 4 होना चाहिए। अब अगर मान लें ये P है तो L का वैल्यू 1 होगा, जैसे ही हमने P माना L 1 रखा, ये n बराबर 5 आ गया, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर ये D हो जाए तो D में L 2 हो जाएगा, L 2 होते ये हो गया 6D, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। F के लिए भी ऐसा ही करवाना होगा, अगर F हो जाए तो L 3 होगा, तो ये 4 + 3 हो गया 7, यानी इसके ऑप्शन क्या क्या सही होंगे, A, C और D इसके ऑप्शंस हमारे सही हो जाएंगे। इस तरह से हमारे अलग अलग ग्राफ साई स्क्वायर R वर्सेस R के आ सकते हैं, हमें बताना आना चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से मैंने उदाहरण और सवाल दोनों ही ले लिए हैं, आपको इनसे क्लियर समझ में आया होगा। ये बिंदु अगर हमें याद कर लेंगे तो ग्राफ आए उससे हम ऑर्बिटल आइडेंटिटी या उपकोश आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। और अगर उपकोश आए तो उसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। साई स्क्वायर R वर्सेस R का ग्राफ आने की संभावना एग्जाम में सबसे ज़्यादा होती है।
इसके बाद फिर बात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर के ग्राफ की, उसके बारे में क्या कॉमन पॉइंट्स है उसकी लिखते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर वर्सेस आर, ये प्रायिकता वितरण वर्सेस आर, नाभिक के साथ दूरी, राइट। सबसे पहला और काम का बिंदु, आर का मान बढ़ने पर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, साई स्क्वायर आर डी आर का मान बढ़ता है। दूसरी बात, r बराबर 0 पर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर सभी उपकोशों के लिए 0 होता है। सभी मतलब सभी। ठीक, यानी r बराबर 0 पर अब सारे ग्राफ 0 से शुरू होंगे, राइट। अब ध्यान से देखना, नोड पर ये 0 हो गया, ये 0 होने से पूरा फलन क्या हो जाएगा 0। प्रत्येक नोड पर, प्रत्येक गोलीय या त्रिज्यीय बोलें, प्रत्येक गोलीय नोड पर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर का मान 0 होता है। अगेन r बराबर 0 वाला बिंदु नोड काउंट नहीं होता। दो क्रमागत गोलीय नोडों के मध्य मध्य 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर उच्चिष्ट दर्शाता है। उच्चिष्टों की ऊंचाई r बढ़ने पर बढ़ती है। अब ध्यान से देखो, इधर तो r बढ़ने पर उच्चिष्टों की ऊंचाई घट रही थी, यहां पर अब मैंने क्या बोला, r बढ़ने पर बढ़ेगी। तो फर्क क्या है, दो मोटे फर्क हैं। s के लिए पहले पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, अब सबके लिए 0 से शुरू होगा। धीरे धीरे r बढ़ने पर इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, खत्म ये भी इनफाइनाइट पर ही होगा और उच्चिष्टों की ऊंचाई भी बढ़ेगी। r टेंडिंग इनफाइनाइट पर साई स्क्वायर r 4 पाई आर स्क्वायर डी आर टेंड्स टू 0, यानी r टेंडिंग इनफाइनाइट पर ये फिर से क्या हो जाता है, 0 को अप्रोच कर रहा होता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमेशा 0 से शुरू होना है, नोड पर 0 होना है। पहले दो नोडों के बीच उच्चिष्ट आ रहा था, अब भी उच्चिष्ट आएगा। फर्स्ट फर्क क्या है, पहले उच्चिष्टों की ऊंचाई घटती जा रही थी, अब उच्चिष्टों की ऊंचाई बढ़ती जा रही होगी। तो आसान है, यानी साई स्क्वायर का ग्राफ आता है तो साई स्क्वायर आर का भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ध्यान से बात करें, मुझे मान लीजिए 3p के लिए ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है मुझे 3p के लिए? वही 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर का ग्राफ बनाना है। कहाँ से शुरू करना है? 0 से शुरू करना है। ख़त्म कहाँ करना है? अनंत पर। नोड कितना है? 1, यानी बीच में एक बार 0 करना है। तो देखिए अब मेरा ये पहला उच्चिष्ट छोटा, दूसरा बड़ा, और कुछ इस तरह से हमारी कहानी आ जाएगी। ये हमारा हो गया, यानी इसको बस बदल देना है और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मैं 4p के लिए बनाना चाहता हूँ, तो 4p में रेडियल नोड कितने हो गए? 4p में रेडियल नोड हो गए 4 -1 -1 कितने? 2। अब 2 रेडियल नोड हैं, तो सबसे पहले मान लो मैंने साई स्क्वायर बनाया, तो साई स्क्वायर क्या बनता है? साई स्क्वायर बनेगा आपके पास 2 रेडियल नोड, पहला, दूसरा, और ये इस तरह से 3 उच्चिष्ट दिख रहे होंगे। अब मान लीजिए मुझे बनाना है साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर बनाना है। क्या करना है? बस पलट देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये 1, 2 और
ये 3, इस तरह का हमारा ग्राफ आ जाएगा और कुछ नहीं। 2 रेडियल नोड आ गए, उच्चिष्ट आ गए, उच्चिष्टों की ऊंचाइयां बढ़ गई, अनंत पर 0 हो गया, 0 पर 0 हो गया, काम नहीं खत्म। अब अगर हम s के लिए बनाना चाहें, किसके लिए बनाना चाहें, s के लिए, तो क्या होगा, तो s में भी r बराबर 0 पर 0 आना है। मान लीजिए मैं 2s के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ मैं, 2s के लिए। तो 2s का सबसे पहले तो मैं साई स्क्वायर r वर्सेस r ड्रॉ करूँ, तो साई स्क्वायर r वर्सेस r, 2s में एक रेडियल नोड था, तो ये हमारा ग्राफ था एक, और ये अब हम बनाना चाह रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr वर्सेस r। कैसा ग्राफ बनेगा 2s का, तो 0 से शुरू होगा, s में देखो बदलाव, ये उठकर यहाँ आ गया, जब ये उठकर यहाँ आया तो इस तरह की कहानी हो गई। तो इसे भी मान लीजिए पलट दिया हमने, और ये कुछ इस तरह का आ गया हमारे पास, राइट। तो ये हमारी कहानी आ गई, राइट। अब हमारी ग्राफ मैच कर जाएगी किससे, 3p से मैच कर जाएगी। इस तरह की कहानी हमारे पास हो गई, सिंपल इक्वेशन है और कुछ नहीं है। 4s का बना सकते हो, किसी भी s का, किसी भी d का, p का, कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे आप जानते हैं 4p का जो साई स्क्वायर का ग्राफ होता है वो किसके सिमिलर होता है, राइट, ये हो जाएगा हमारा 5d के सिमिलर, और तो यही ग्राफ हमारा किसका भी हो जाएगा, 5d का भी हो जाएगा। 5d में कितने नोड होंगे, 5 माइनस 2 माइनस 1, 2 नोड दिख रहे हैं, 0 से शुरू हो रहा है, इनफाइनाइट में भी 0 हो रहा है, यही कहानी है, राइट। तो इस तरह की बात हम लोगों को कर लेनी है। ये तो हो गए पहले 2 ग्राफ। अब अगले 2 ग्राफ की हम बात करें, या इनमें 1-2 और उदाहरण हम लोग लें। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, अब हमें कक्षक ढूंढना है, और ये ग्राफ है हमारा 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r dr वर्सेस r के बीच है। और ग्राफ क्या है हमारा, कुछ ये। अब हमसे पूछा है उपकोष पहचानिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4s, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारे पास 5p, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6d, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 7h। और हमको पहचानना है ये। तो देखो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि नेचर तो सबका एक जैसा होता है। हम रेडियल नोड निकाल लेते हैं, यहाँ कितने होंगे रेडियल नोड, तो रेडियल नोड 4s में कितने होंगे, 4 माइनस 1 3। अच्छा 5p में कितने होंगे, 5 माइनस 1 माइनस 1 3। 6d में कितने होंगे, 6 माइनस 2 माइनस 1 3। 7f में कितने होंगे, 7 माइनस 3 माइनस 1 3। इसका मतलब सब में 3 ही रेडियल नोड आ रहे हैं, 1 2 3 रेडियल नोड यहाँ हैं। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। सारे ऑप्शन इसके हो सकते हैं। तो इस तरह के भी सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, आपको चुनना आना चाहिए। तो ये बेटा सिंपल ग्राफ हो गए साई स्क्वायर r वर्सेस r के, और स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम इनटू साई स्क्वायर r वर्सेस r के। आपको दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। ग्राफ आ जाए तो उपकोष पहचानना आना चाहिए, और उपकोष आए तो ग्राफ पहचानना आना चाहिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना, कोई भी दे दो। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ 5d का बनाओ, तो आपको सबसे पहले 5d में रेडियल नोड निकाल लेने। n माइनस l माइनस 1 कितने आ गए, 2 रेडियल नोड। d है तो कहाँ से शुरू होगा, मान लीजिए मैं साई स्क्वायर r बनाना चाह रहा हूँ वर्सेस r, तो 0 से शुरू होगा और धीरे धीरे घटता जाएगा। 2 रेडियल नोड बनाने, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, और ये घटता गया, हो गया 5d। ठीक, मान लीजिए मुझे बनाना था 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr वर्सेस r। तो फिर से 0 से शुरू होना है, लेकिन अब की बारी ऊंचाई बढ़ती जानी, यानी रेप्लिकेट कर देना है, कुछ इस तरह का आ जाएगा, राइट। ये ग्राफ हो गए। एक ग्राफ और बचा हमारे पास, अब क्या, साई r वर्सेस r। क्या बचा, साई r वर्सेस r। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साई r वर्सेस r की। ठीक, साई r वर्सेस r की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो किस तरह के ग्राफ होंगे। देखो साई r वर्सेस r में पॉजिटिव भी हो सकता है, तो साई r कैन बी पॉजिटिव
साई आर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, दोनों हो सकता है। सबसे पहली बात, जीरो तो हो ही सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो। ठीक, इस तरह की बात है हमारे पास। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु तरंग फलन है, प्रायिकता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, साई आर भी जीरो को टेंड करेगा, कब? जब आर अनंत हो जाएगा, क्योंकि नाभिक से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ये दो ही बिंदु हैं और इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है। ठीक, अब अगर हम पॉइंट्स बनाना चाहें तो क्या क्या बना सकते हैं उनकी बात करते हैं। राइट, तो जब हमें पॉइंट्स बनाने हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं उनकी बात करें। ठीक, या मैं पहले ग्राफ बनाता हूं और फिर पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा कॉमन ऑब्जर्व करके। तो मैंने साई स्क्वायर से बनाया 2p, कितने रेडियल नोड? तो 2 -1 -1 0, और p का मेरे पास साई स्क्वायर r वर्सेस r क्या था? p का साई स्क्वायर r वर्सेस r था ये। ठीक, इसका मतलब p का साई r क्या रहा होगा? तो P का साई R क्या रहा होगा? ये यहां से शुरू हुआ होगा और ये कुछ इस तरह का रहा होगा, क्योंकि इसमें जब कोई नोड नहीं आ रहा, कि बीच में कहीं जीरो नहीं हो रहा, तो ये भी जीरो नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से अब हमें एक कॉमन पॉइंट्स क्या है कि साई R इज इक्वल्स टू 0 जब R बराबर 0 होता है, फॉर किस किस के लिए? फिर से वही कहानी, P के लिए, D के लिए, F के लिए। परंतु साई R नॉट इक्वल टू 0 जब R इज इक्वल्स टू 0 किसके लिए? फॉर S। क्यों? जरा S का बनाकर देख लेते हैं। तो मैंने मान लीजिए 2S का बनाया। रेडियल नोड कितने हैं? तो 2S में रेडियल नोड है 2 - 0 - 1 1। ये मेरा साई स्क्वायर R हो गया। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव से शुरू होगा, एक बार 0 होगा और कुछ इस। अब मैं इसका मान लीजिए साई R बनाना चाहता हूँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, साइन चेंज होता है, हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा और ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बार नीचे घुसा, एक नोड, और ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ नोड में 0 तो हो रहा है, लेकिन एक और चीज़ है, कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। मान लीजिए मैं 3S का बना दूँ। किसका बना दूँ मैं? 3S का। तो 3S में 3 - 0 - 1 2 रेडियल नोड। तो सबसे पहले तो मैं साई स्क्वायर R बनाता हूँ वर्सेस R, क्या बन जाएगा? S है तो ये हो गया मेरा 2 रेडियल नोड, तो 1 2 और ये। अब मैंने इसका साई R बनाना चाहा, साई R वर्सेस R बनाना चाहा। तो देखो पॉजिटिव से शुरू होना है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव शुरू कर लिख दो। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी नीचे घुस जाएगा। और ग्राफ बना दो, 1 2 3 पॉजिटिव, और पॉजिटिव में ख़त्म कर देना है। राइट, तो एक नोड, दो नोड, ये आ गया हमारा किसका ग्राफ? 3S का। यानी ये तो आसान है, हम अगर स्क्वायर वाला जानते हैं तो ये तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम शुरू कर रहे होंगे। अब यहाँ पर R बराबर 0 पर हमें एक चीज़ लिखनी है कि साई R जो है S में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव हमें पता लग गया, ठीक, तो ये हमें अल्टरनेट डिसाइड कर देगा। अब मान लीजिए मैं 4P का बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाएंगे? तो 4P में रेडियल नोड 4 - 1 - 1 2, साई स्क्वायर R बनाया मैंने, तो ये साई स्क्वायर R वर्सेस R, 0 से शुरू, एक नोड, दूसरा नोड और ये ख़त्म। अब मैं इसका बनाना चाहता हूँ साई R, कैसा होगा देखो, वर्सेस R बनाना चाह रहा हूँ। तो हमेशा शुरू तो ये पॉजिटिव से ही होगा। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और ये खत्म। राइट, कितने नोड? 1 2 नोड।
तो साई आर में एक चीज और पता लगी, जितनी बार साइन चेंज होगा उतने नोड होंगे, राइट। यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, लिख सकते हैं वक्र में साई आर का चिन्ह जितनी बार परिवर्तित हो रहा है उपकोष में नोडों की संख्या उतनी ही होगी, या उपकोष में नोडों की संख्या जितनी होती है उतनी बार वक्र का साइन परिवर्तित होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इस तरह की कहानी हो गई। इस पर और तरह तरह के ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हो आप। अब मैं बिना साई स्क्वायर आर के बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए मैं आपके सामने ग्राफ बनाना चाहता हूँ 3p का। सबसे पहले मैंने रेडियल नोड देखे, कितने, 3 -1 -1 एक रेडियल नोड। मैं डायरेक्ट साई आर का ही ग्राफ बना रहा हूँ। अब मुझे पता है कि 0 से शुरू करना है और पहले पॉजिटिव में बनाना है। एक रेडियल नोड यानी एक बार चिन्ह चेंज होगा, तो ये 0 से शुरू हुआ, ये मैक्सिमा, ये चिन्ह चेंज और ये नेगेटिव में खत्म हो गया। एक ही बार चेंज होना था ना, तो अब वापस पॉजिटिव में नहीं जाएगा। इसका मतलब साई आर का ग्राफ इनफाइनाइट को या तो नेगेटिव से टच करेगा या पॉजिटिव से टच करेगा। ये हो गया एक रेडियल नोड, ठीक। मान लीजिए मुझे बनाना है 5D का ग्राफ, तो 5D में क्या होगा, 5 - 2 - 1 2 रेडियल नोड। ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम केवल नेचर की बात कर रहे हैं, साई आर वर्सेस आर बना रहे हैं। कैसा ग्राफ बनेगा, 2 रेडियल नोड बनाने, पॉजिटिव से ही शुरू करना है। एक चिन्ह चेंज, दूसरा चिन्ह चेंज और ये खत्म। ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ठीक। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 नोड आ गए। किसका ग्राफ हो गया ये, 5D का। अच्छा P में किसका हो सकता है, तो 4P का बनाए हम। 4P का कैसा ग्राफ आएगा, 2 रेडियल नोड आएंगे, 4 - 1 - 1 2 रेडियल नोड आएंगे, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा। 2 रेडियल नोड तो 2 बार चिन्ह चेंज, एक साइन चेंज, दूसरा साइन चेंज और ये, तो ये हो गया हमारे पास 4P का। सिमिलर हैं दोनों। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी। साई स्क्वायर से बनाना है तो इस तरह से लिख लीजिए और ग्राफ बना दीजिए। डायरेक्ट बनाना है तो याद रखिए पॉजिटिव से शुरू करना है, जितने नोड हैं उतनी बार साइन ऊपर नीचे कर देना है, r बराबर 0 वाली लाइन के आंसर आ जाएंगे। मान लीजिए मैं और आगे जाकर 7f का बनाना चाहता हूँ। किसका, 7f का। तो देखिए 7 - 3 - 1 कितने नोड आ गए, 3। कैसा ग्राफ बनेगा, देखो इधर 3 बार साइन चेंज करना है, पॉजिटिव से शुरू करना है। ये पॉजिटिव से शुरू किया, एक साइन चेंज, दूसरा साइन चेंज, ये तीसरा साइन चेंज। ये हो गया साई आर वर्सेस 1 2 3, 1 2 3, 3 नोड मिल गए, 3 ही नोड है। 7f था ये, f के लिए l 3 होता है, तो n l 1, n - l - 1 3 आ गया आंसर, 3 नोड आ गए, राइट। 6D में भी 3 ही होंगे। अगर हम 6D की बात करें तो 6D में कितने होंगे, 6 - 2 - 1 3, यानी यही ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, 6D के लिए। तो सिंपल है, और अच्छे से याद रखो। तो पहला D कौन सा है, 3D। 3D का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। तो 3D पॉजिटिव में, 4D नेगेटिव में, फिर 5D पॉजिटिव में खत्म होगा, फिर 4D के बाद इधर 6D, इस तरह से ऑल्टरनेट शिफ्ट कराते जाओ। ये भी याद रखा जा सकता है, ये याद रख लोगे तो भी आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो इस तरह की कहानी हमारे पास होगी और आपको इसे ऐसे याद रखना है। ये बातें हुई श्रोडिंगर तरंग समीकरण की, छोटी छोटी ग्राफ वाली बातें। अब हम इक्वेशन से रिलेटेड भी कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ताकि हमारी ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण वाली कहानी खत्म हो जाए। कभी कभी आपको फलन दिया जाता है, साई बराबर कुछ लिख दिया जाता है, साई बराबर कुछ लिख दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, इस कुछ में क्या होता है, तो इस कुछ में 2-4 छोटी छोटी काम की चीजें याद रखिए। अगर cos थीटा है, राइट, साई बराबर पूरा लिखा जाता है। अगर cos थीटा, या मैं बहुत बेसिक से शुरू करूं, यदि साई बराबर केवल साई आर है, साई थीटा और साई फाई वाला फलन 0 है, ये अगर 0 है, राइट, तो ये क्या होगा, S उपकोष। ये क्या होगा, S उपकोष। दूसरा, साई बराबर साई आर, साई थीटा, साई फाई में यदि साई थीटा फाई बराबर
केवल कॉस थीटा है, केवल क्या है, कॉस थीटा है और फाई नहीं है, फाई अनुपस्थित है और केवल कॉस थीटा है, इसका मतलब है ये जेड अक्ष के अनुदिश कक्षक होगा। किसके अनुदिश होगा, जेड अक्ष के अनुदिश कक्षक होगा। यदि साई थीटा फाई में साइन थीटा है, साइन फाई है, राइट, तो ये एक्स वाई तल में उपस्थित कक्ष होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब इस आर की बात करें तो जब रेडियल नोड 1 होगा, रेडियल नोड 1 बराबर होगा तो साई आर लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फलन होगा। लीनियर फलन का मतलब मान सकते हैं आर माइनस कुछ नंबर, मान लो ए नोट होगा, इस तरह का ये उदाहरण है। अगर रेडियल नोड 2 है तो साई आर जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात समीकरण होगी, ठीक। रेडियल नोड 3 है तो साई आर जो है त्रिघात समीकरण होगी, यानी उसके 3 रूट आते होंगे, राइट। जब भी तो 3 मूल आएंगे तभी तो 3 बार 0 होगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब क्या होगा, 2 मूल होंगे और 2 मूल होंगे तभी 2 बार 0 होगा अलग से। इस तरह की बात हमारे पास आ रही है, ठीक। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये कब, जब 3 रेडियल नोड हो, ये कब जब 2 रेडियल नोड हो, और ये कब जब 1 रेडियल नोड हो। फिर इन चीज़ों के बारे में मैं और डिटेल में समीकरण लिखकर भी अपन बात करेंगे बच्चों। अभी आपको समीकरणों का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए हम इस पर नहीं जा सकते हैं। ग्राफ तो हमें समझ में आ जाते हैं, तो आप बस इतनी सी जानकारी याद रखिए। ग्राफ से वैसे आपका काम चल जाएगा, राइट। कभी कभी समीकरण देकर पूछें कि नोड कहाँ है, तो क्या कर दो, ये नोड की शर्त क्या है, साई स्क्वायर आर बराबर 0, ये 0 कर दो। यहाँ से सॉल्व फॉर आर, आर के लिए सॉल्व कर दो, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा नोड कितने हैं और कहाँ कहाँ है। द्विघात होगी, 2 मूल आए तो 2 नोड हो गए। रेखीय एकल फलन होगा तो एक ही बार 0 होगा, यानी 1 मूल होगा। त्रिघात होगी तो 3 बार 0 होगा, यानी 3 मूल। 3 मूल मतलब 3 रेडियल नोड। इस तरह की बातें हो जाएंगी। तो बच्चों ये सारी छोटी छोटी बातें मिलाकर आज हमारा यहाँ ये परमाणु संरचना चैप्टर पूरा होता है, राइट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और आपने सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। और आज के बाद आप कोशिश करके शीट सॉल्व करना शुरू करिए, शीट सॉल्व करिए। उसके बहुत सारे जो भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो अपन लाइव क्लास में या व्हाट्सएप पर डाउट्स के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। आने वाले समय में इसका आपको टेस्ट भी देना होगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। टेस्ट के पहले अपन एक और थोड़ा सा क्विक रिवीजन वाला लाइव क्लास रख लेंगे, ताकि आप उसमें अपने छोटे छोटे थ्योरी रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। लाइव क्लास में आप इंटरेक्टिव रहेंगे तो कोई भी छोटा डाउट मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अभी तो मैंने पढ़ा दिया, जो डाउट है वो आपका आपके ही पास रह गया, आपको उसे क्लास करने के बाद फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मुझे पूछना पड़ रहा होगा, ठीक। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह की छोटी छोटी सारी चीज़ें जो भी होंगी वो हम दूर कर पाएँ। बाकी चैप्टर बहुत आसान था, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते रहे पूरे चैप्टर में। ये लास्ट वाला हिस्सा श्रोडिंगर तरंग समीकरण थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, हमें इसे समझने में थोड़ी सी गणित की मदद ज़्यादा चाहिए होती है। गणित में आप अभी उतने एडवांस नहीं हुए हैं। अगर कक्षा 11 में 12th वालों के लिए, 13 वालों के लिए तो तकलीफ़ नहीं होगी, राइट। 13 वालों के लिए मैं इसे और डिटेल से भी बात कर सकता हूँ, ठीक। पर हम कोशिश करेंगे कि इसे अभी जितना मैंने सिखाया है, जितनी चीज़ें मैंने याद रखने को कही, उतना ही याद रखें। धीरे धीरे जब आप गणित में थोड़े एडवांस हो जाएंगे कोचिंग में पढ़ते पढ़ते, तो हम इसे आखिरी में फिर एक बार रिवीजन करेंगे सिलेबस पूरा होने के पहले, और तब ये सारी इक्वेशन वाली चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। इनफैक्ट हमारा वहाँ पढ़ाने का सीक्वेंस भी बदल जाएगा। हम पहले इक्वेशंस बताएंगे,
फिर ग्राफ बनाएंगे। अभी तो मैंने उल्टा जुगाड़ से बताया कि पहले ग्राफ बनाया फिर इक्वेशंस की बात कर रहा था। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। फिर अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, तब मुलाकात होगी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।